नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। वर्ष 2013 की जो जून में 16-17 जून को जो चौरावाड़ी ताल से महाप्रलय केदारनाथ धाम में आया था, उसने न केवल केदारनाथ धाम बल्कि उसके पूरे निचले इलाकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और ऐसा लग रहा था उस समय कि आने वाले 15 से 20 वर्षों तक केदारनाथ की यात्रा सुचारू नहीं हो पाएगी। लेकिन जब कर्नल अजय कोठियाल को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का जिम्मा मिला तो उन्होंने कुछ ही महीनों में केदारनाथ की यात्रा आरंभ कर दी थी। आज मेरे साथ वही शख्सियत हैं, कर्नल अजय कोठियाल जी। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे मैंने केदारनाथ से यात्रा से जिक्र किया, और क्योंकि फौज में रहते हुए आपने करीबन 3 दशक फौज में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन केदारनाथ से आप बिल्कुल पूरे फेम में आगे लोगों के बीच आपने केदारनाथ धाम से जगह बनाई। सबसे पहले मैं केदारनाथ से पूछूंगा, क्योंकि केदारनाथ जब वो आपदा आई थी तो उस आपदा में बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि प्राकृतिक हिमालयी क्षेत्र वो था, उच्च हिमालयी क्षेत्र में वहाँ पे इस तरह से विनाशकारी आपदा आई थी। लेकिन आपने पुनर्निर्माण का जो जिम्मा उठाया और कुछ ही समय में पूरा कर दिया। किस तरह से ये चैलेंज आपके लिए था? देखो, इसमें तो शक नहीं है कि कोई भी डिजास्टर, कोई भी आपदा आती है तो लोगों का मनोबल टूटता है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, लोग खत्म होते हैं, परिवार तहस नहस हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाता है, तो उसमें तो मोरल डाउन होता है, मनोबल तो टूटता ही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आज अगर हम देखें कि मतलब मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, फौज, तो उसमें तो सिखलाई एक ही होती है कि आपको पता है कि आपने जब युद्ध में जाना है तो आप 3 लोग होंगे, 3 में से 1 ही पहुंचेगा, 2 ने मरना है। लेकिन उसमें ना वो जो तरीका होता है ट्रेनिंग का और जो प्रशिक्षण का और मोटिवेशन का, वो इस प्रकार का होता है कि आपको फिर भी अपने टास्क को पूरा करना है। अब यहाँ तो मतलब बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन एक और चीज़ थी कि कैसे ऑर्गेनाइज होकर के अगर कोई कार्रवाई करी जाए तो शायद वो कहीं पे भी मुश्किल नहीं है। किसी भी प्रकार का अगर कोई डिजास्टर आए, किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज है जो ह्यूमन ने लेना है, इंसान ने लेना है, तो अगर वो तरतीब को लेके चले तो सारी एनर्जीज और सारी की सारी पावर हमारे पास अवेलेबल है। यूथ की एनर्जी है। आप युवा को देखो वो कैसे मोटरसाइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाते हुए ना वो गिर जाता है, हाथ में चोट लगती है, और फिर उतने ही जोश से मोटरसाइकिल चलाता है। उसको खाली यही तो बताना है कि तू मोटरसाइकिल चला, हेलमेट पहन। और हो सकता है कोई महिला को अगर कहीं प्रसव की नौबत आ जाए और प्रसव के टाइम पे शायद जिस जगह पे गाड़ी ना आ जा सके, उस युवा को बोलो तू मोटरसाइकिल लेके गांव में पहुंच जा, वो तो वहां जाके महिला को लेकर के भी आ सकता है। तो मतलब कैसे उस ऐसी चीजों को जो कि एक ताकतें हैं उनको नेगेटिव से पॉजिटिव में बदली करो तो अपने आप चीजें हो जाती है। और केदारनाथ पुनर्निर्माण एक मिलिट्री ऑपरेशन रहा है शुरू में, उसके बाद में वो मिलिट्री ऑपरेशन कन्वर्ट हुआ धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्शन में, और उसके बाद में हुआ लॉन्ग टर्म रिकंस्ट्रक्शन में। और आज तो वो सबसे बड़ा जो हमारा रोजगार का रेवेन्यू का मॉडल है उत्तराखंड का, जो कि 4 धाम यात्रा से आता है, उसका मेन फलक्रम ही केदारनाथ हो गया है। आप देखिए केदारनाथ में जाने में 18-19 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा यात्री जो भावना के साथ में आते हैं, जो तीर्थ में आते हैं, वो बद्रीनाथ और गंगोत्री की जगह केदारनाथ में जा रहे हैं। तो आपको तरीका बनाना है, और हिमालय में तो यही चीजें हैं, वो तरीका कैसे बनाया जाए, तभी हम हिमालय का, जिसे कहते हैं ना, एक वो बड़ी अच्छी सी एक वो होती है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी, ये काम नहीं आता बोलते हैं, हमें तो काम में लेके आना है, और ये काम में लेके आने के तरीके हैं। सर, आपने कहा केदारनाथ में क्योंकि आपदा के बाद ज़्यादा तीर्थयात्री आने लगे हैं, मैं कुछ तीखे सवाल भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो 21 लाख से भी ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। लेकिन इस वर्ष वही संख्या, क्योंकि अब चंद दिनों का समय रह गया है केदारनाथ के कपाट बंद होने के लिए, अभी 13 लाख यात्री केवल केदारनाथ धाम में आए। और इसका जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माने जा रहे हैं कि उन्होंने यात्रा को कुमाऊं में डाइवर्ट किया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मतलब मेरे को ना कई बार बड़ा दुख होता है कि हमारा तो इतना बढ़िया डेमोक्रेटिक सिस्टम है सरकार का, जिसमें कि एक पार्टी होती है पॉलिटिकल पार्टी जो कि सत्ता में होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो विपक्ष में होती है। जो विपक्ष में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका काम है जो सत्ता में पार्टी है उसको बीच बीच में सवाल करना, चेक करना, और ताकि जो विपक्ष वाली पार्टी के सवाल हैं उसकी वजह से सत्ता वाली पार्टी
जमीन के मुद्दे हैं, जनता की सोच है और तरक्की की बात करें उस तरफ भी चले। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें ना थोड़ा सोच समझ के भी देखना चाहिए। अभी मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि मतलब कितनी हैरानी की बात है, मैं इस बात का साक्षात हूँ। ये 2014 की बात है। 2014 में जब पुनर्निर्माण का हमने काम शुरू करा, मार्च पहली या दूसरी मार्च से शुरू करा हमने, तो हमें कई लोग मिलते थे, कई लोग सुझाव देने वाले होते थे, कई नेता होते थे, कई ब्यूरोक्रेट्स होते थे, अपने एक्सपीरियंस बोलते थे। तो उस टाइम पे एक विधायक, और वो भी विपक्ष में, विपक्ष का विधायक का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता है देखा जाए तो। कहीं पे जब आप बोलते हो कि स्कीम की बात करें, वो विधायक हमको एक सुझाव देता है और वो सुझाव इस प्रकार के थे कि आप जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण करेंगे और आपको क्योंकि छाटा है इस काम के लिए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप में बहुत सारी एक्सपीरियंस होंगे और आप जिस प्रकार से कर रहे हैं, हम रोज इनपुट देख रहे हैं, रोज खबरें देख रहे हैं, तो हम सबको ना मजा भी आ रहा है कि जो कहते थे कि 4-5 साल तक यात्रा शुरू नहीं हो पाएगी, ये तो साक्षात दिख रही है कि शुरू हो रही है। तब उन्होंने मेरे को एक चीज बोली, कहते मैं ना आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक होता है चीज जिसे बोलते हैं हक हकूक। पुराने जो लोग हैं यहाँ के, पुरानी जो व्यवस्था है, वो हक हकूक और हक हकूक की वजह से रोजगार, कहते हैं उसकी तरफ जरूर ध्यान देना। कई बार जब आप इतने बड़े जलजले के बाद में पुनर्निर्माण करते हैं तो आप ना बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आप अलग एक्ट में काम कर रहे हैं, आप डिजास्टर एक्ट में काम कर रहे हैं, तो आप कहते हैं ये वाली चीज़ भी अपने तरीके से करेंगे, इसे भी अपने तरीके से करेंगे, करने की ज़रूरत भी है। पर हक हकूक और जो हक हकूक के साथ में जो रोजगार आता है, उसको जरूर ध्यान रखना। और तब उन्होंने मेरे को एक बार कहानी सुनाई थी, और ये जो छोटा सा विधायक था जिसे पता नहीं था, जो विपक्ष में था उस टाइम पे, उसे तो पता भी नहीं होगा कि कभी आने वाले समय में वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा, जिसका नाम है पुष्कर धामी। तब वो खटीमा का विधायक था। उस टाइम पे ये वाली उस आदमी की सोच थी। तो तब मैं सोचता हूँ यार, ये आदमी क्या, मतलब हम सोच रहे हैं ऐसे चीज बगैर जाने लिए कि ये है क्या चीज। आज मैं वही चीज को सोचता हूँ जो शुरू में बैरी कटिंग की गई यात्रा को रोकने के लिए, क्योंकि शुरुआत के 2 महीने यात्रा के पीक माने जाते हैं कि उस समय चरम पे यात्रा रहती, जो बैरी कटिंग जगह जगह की, कुछ श्रीनगर में, कुछ ऋषिकेश में, कुछ कहीं रोके गए, तो क्या सरकार की व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी केदारनाथ धाम में, या फिर जानबूझ के वो सारा सिस्टम किया गया? देखो, केदारनाथ धाम में यात्री बड़े कम आते थे। मैं जो पहले बोल रहा था, मैं उस पर दोबारा आना चाहूंगा, पर पहले आपकी ये बात कंप्लीट करता हूँ। पहले केदारनाथ धाम में यात्री ना उतने नहीं आ पाते थे, आते तो बहुत थे, लेकिन क्योंकि पैदल मार्ग था और सब चीजें थी। 2013 की आपदा के बाद तो केदारनाथ यात्रा 0 हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे यात्रा ने मोमेंटम पकड़ना शुरू करा। आज अब देखें तो पहले की तुलना में आज की तारीख में, मतलब पिछले 2, 4, 5, 6 साल में केदारनाथ में जो यात्री आ रहे हैं, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये सरकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी कमी है, जिसमें मैं बोलूंगा स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो जिला जो प्रशासन है, उनको समझ में आना चाहिए उसकी फेलियर कैसे है। ये नहीं कि एक दिन में हो गया, उन्हें दिख रहा है कि यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, उन्हें पता है इस यात्रा से कितनी सारी व्यवस्था है। हम तो खड़े हैं अभी यहाँ चोपता में, ये तो यात्रा का रूट नहीं है, लेकिन इस यहाँ से भी तो यात्रा को कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। कितने लोग यहाँ से रोजगार में जाते हैं, केदारनाथ के दर्शन करने के बाद लोग आते हैं यहाँ से कार्तिक स्वामी में आते हैं, यहाँ पे जो पंच तुंगनाथ हैं उनमें आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सारा का सारा उत्तराखंड से जुड़ा हुआ था। उनकी ये समझ में नहीं आया कि धीरे धीरे जब यात्रा बढ़ रही है तो साथ साथ स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट से जानकारी लो, साथ साथ ये जो अपना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, उसको एक तरीका बनाओ, रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाओ। तो उसमें क्या हुआ, आखिरी में इनके जो ये जो कमियां कहीं थी, वो अचानक एक झटके से इतने सारे यात्री आ गए कि उसके बाद तो चाहे भगवान भी आ जाए वो भी यात्रियों को नहीं लेके जा सकता। मैंने सुना था एक दिन में 31,000 यात्री थे, 36,000 एक दिन में सोनप्रयाग में। वो सड़क उससे ज्यादा चौड़ी हो ही नहीं सकती, उसमें गाड़ियां उससे ज्यादा चल ही नहीं सकती। शटल आप चला लो तो वो ऐसी चीज आई जिसमें कि कई डॉट्स हैं। टाइम पे यहाँ पे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को मीटिंग लेनी चाहिए, सबको एक साथ इकट्ठा करना चाहिए, और उसके बाद में स्टैकर्ड तरीके से लेके चलें। हो सकता है कि आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो सोनप्रयाग में नहीं हो सकता है, लेकिन अगस्त्यमुनि में तो हो सकता है। अगस्त्यमुनि में इतना बड़ा ग्राउंड है, वहां पे बना दो आप रजिस्ट्रेशन के सेंटर। तो वो वाली चीजें कहीं जो छूट गई, उसकी वजह से कहीं कुछ और मैसेज चला गया। राजनीतिक पार्टी को, सरकार को क्वेश्चन करना नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं था, कांग्रेस को। उनको तो एक आदमी दिख रहा था जो बड़े स्ट्रांग तरीके से, युवा है, इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गया है, उन्हें तो उसी को टारगेट करना था। उस टारगेट में वही वाली बात है कि दुख होता है मेरे को कि 2014 में एक छोटा सा विधायक, वो भी विपक्ष वाला, वो केदारनाथ की चिंता कर रहा है।
वो मेरे को हक हकूक की कहानी बता रहा है, आज उसको बोल रहे हैं कि तूने ऐसा कर दिया। ऐसा हो सकता है कभी? लेकिन दिल्ली में जो केदारनाथ धाम का उद्घाटन किया, वो तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं गए उद्घाटन करने के लिए दिल्ली में। 2018 में जब हम पुनर्निर्माण कर रहे थे तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्लान होने शुरू हो गए थे कि पहले तो हुआ कि ठीक है डोली जाएगी ऊपर, फिर वह रास्ते चौड़े बनेंगे, पहले वह 6 फुटिया, फिर वह घोड़े खच्चरों के लिए तो वो 12 फुट का हो गया, फिर उसके बाद ना बीच में कहीं ना कहीं यात्रियों के रुकने की व्यवस्था होगी, फिर हो गया कि कहीं ना कहीं मेडिकल के सपोर्ट बनेंगे, ब्रिजेज अच्छे होंगे, हेलीपैड बनेंगे। अब जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो न्यूज़ में भी आ रहा था और ये हमारे प्लान में भी था कि आगे क्या कर रहे हैं, अगले साल क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बार आई एक वो प्लानिंग के तहत कि केदारनाथ मंदिर के पीछे शंकराचार्य जी की समाधि थी और शंकराचार्य जी की समाधि 2013 की आपदा में पूरी बर्बाद हो गई थी, खत्म हो गई थी, दिखती नहीं थी उसके बाद में। अब शंकराचार्य जी की समाधि बननी है। अब समाधि जो बननी है वो नए तरीके से बननी है। तो नए तरीके में ऐसी क्या सोच हो कि वो समाधि वाकई में 11,600 फीट पे बन रही है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, खुद केदारनाथ धाम का एक बहुत पावरफुल अस्तित्व है उस जगह पे बन रही है और वो एक मैसेज दे रही है पूरी दुनिया को, एक हिंदुत्व का, आध्यात्म का, शंकराचार्य जी का खुद कम उम्र में वहाँ पे अपने को त्याग करने का, समाधि लेने का। तो समाधि पे डिस्कशन शुरू हुए। अब डिस्कशन में कई चीज़ें आई कि कैसा मॉडल होना चाहिए, कैसा आकार होना चाहिए। तो तब यही पुष्कर धामी जी ने, तब भी इनको नहीं पता था ये यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये और मैं एक बार इत्तेफाक से 2018 में जा रहे थे दिल्ली। तो एयरपोर्ट से बैठे हम और वो 20-25 मिनट का टाइम होगा जिसमें एयरपोर्ट में हम साथ बैठे। एक आधे जो पैसेंजर थे उनसे बोला हमारी सीटें ज़रा साथ कर दो और बैठ के गए हम इनके साथ में। तब इस विधायक ने खटीमा के उस टाइम पे हमें एक चीज़ बोली, कहते हैं कर्नल साहब आपको तो, आप केदारनाथ जाते रहते हो, बीच में श्रीनगर के पास एक जगह पड़ती है धारी देवी, आप जरूर गए होंगे। अच्छा, मैं गया नहीं था। कहते हैं वहाँ जाके देखिए। कहते हैं मंदिर ना, वो जो देवी की जो मूर्ति है, कहते हैं काले रंग का मंदिर वो है, मूर्ति है। उस काले रंग को थोड़ी देर ध्यान से देखिए, वो सुबह दिन शाम अलग अलग बच्चे की, बड़ी उम्र और बुजुर्ग वैसे वाली भावना देती है। लेकिन उस काले रंग से आपको ना सीधा दिखेगा, आपकी आंखों में सीधा आशीर्वाद मिल रहा है देवी का, उस काले रंग में वो शक्ति है। तो हमने कहा अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आपकी आंखों में मिलेगा वो सीधा, वो भावना। कहते हैं आप छोटे बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे को क्या देखते हो, उसके हाथ हिल रहे हैं या उससे बात करते हुए क्या देखते हो, उसकी आंखों में देखते हो कितना आपको सुन रहा है। आप बुजुर्गों के पाँव छूते हो तो ये देखते हो कि वो मेरे को किस भावना से आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं जैसे भी बनाओगे, मैंने आपको छोटी सी चीज़ बोली, काले रंग में ताकत है, पहाड़ी काले रंग में, और दूसरा आँख ऐसी होनी चाहिए, बस उसी से आशीर्वाद मिलता है। तो हमने संदीप गोखले जी हैं, संदीप गोखले जी हैं, सज्जन जिंदल जो JSW के मालिक हैं, जो 200-300 करोड़ का ऊपर अपने CSR से केदारनाथ में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। हमने गोखले जी को बोला, मैंने गोखले साहब ये दो, एक यहाँ के विधायक है, उसने ये वाले हमको सुझाव दिए, बस हमारी सोच उस पर शुरू हो गई। काला रंग, आँख, फिर शुरू हुआ कि कौन इसको बनाएगा। तो फिर ढूंढा गया एक कर्नाटका का एक शिल्पकार। आज आप जाओ केदारनाथ में, शंकराचार्य की जो समाधि है और मूर्ति के सामने खड़े हो, आपको ऐसे लगेगा वो आंखें जो है ना, आपको सीधा अंदर से एक भावना वो दे रही है, काले रंग की है बिल्कुल। उस वाले जो शिल्पकार है उसने जब ये देखी तो जो इस 18 में जो मेरे को ये विधायक मिला था, उसने जो ये बात बोली थी कि इस तरीके से कहीं केदारनाथ पूरे विश्व भर में बिकेगा, और वो पूरे विश्व भर में कैसे बिका, उसी शिल्पकार को मौका मिला एक और मूर्ति बनाने का। इस बार जो मूर्ति बनाई उसने, वो बनाई उसने अयोध्या में। अयोध्या में छोटे राम लल्ला, उनकी जो मूर्ति है, आप उस मूर्ति को देख लो, छोटे राम लल्ला, आंखों में देख लो, सीधा आपको ना लगेगा आज तो बस जिंदगी भर का शगुन एक साथ मिल गया है। काले रंग की मूर्ति है, बिल्कुल वैसे ही प्रकार से आंखों का आकार है जैसे कि शंकराचार्य की मूर्ति का आकार है, क्योंकि ये उसी योगीराज शिल्पकार ने बनाई। केदारनाथ बिक करके चला गया अयोध्या में। मैं इंडियन आर्मी से हूँ। इंडियन आर्मी में
हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमें किताबें पढ़ाई जाती हैं। वो पढ़ाई जाती हैं मिलिट्री कैंपेन, द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार से लड़ाइयाँ हुई, प्रथम विश्व युद्ध में कैसे हुई, 1962 में हमारी जो लड़ाई हुई चीन से, उसमें हमारी क्या कमी रही, उनकी क्या बड़प्पन थे, उनको बोलते हैं कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन। मिलिट्री कैंपेन सीखने के लिए बोलते हैं जब हम कैडेट होते हैं, इसके ऊपर ना किताब लिखो। किताब लिखो मतलब जो किताब है उसका छोटा रिव्यू लिखो। तो मेरे को रिव्यू मिला था 1944-45 में द्वितीय विश्व युद्ध में, जब जापान ने अटैक करा था, हमला करा था, और उस टाइम पे मणिपुर नागालैंड उस वाले बॉर्डर पे जब जापानीज आए थे, तो मैंने देखा था कि जापानीज जो हैं उनका तो ताकत बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनके साथ एक छोटी सी सेना चल रही थी, उस सेना की ताकत बहुत ज़्यादा थी। वो सेना थी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का जब नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि और पढ़ें इनके बारे में, पढ़ते हैं तो लगता है कि और जानकारी लें। आज सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति उसी काले रंग की बनी हुई, वैसे ही उन्होंने पूरे मिलिट्री कोड में कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन वैसे ही आंखें उनकी बांग्ला स्टाइल की थोड़ी सी, वो ना इंडिया के बहुत बड़ा जो मॉन्यूमेंट है जिसे इंडिया गेट बोलते हैं उसके बगल में लगी है। जब वो इंडिया गेट के बगल में लगी, इंडिया गेट छोटा लगता है, बिल्कुल वही आकार उस मूर्ति का है जो कि शंकराचार्य की मूर्ति है। केदारनाथ बिक रहा है। इस आदमी की सोच देखो, जो आज हमारा मुख्यमंत्री है, युवा है, वो ऐसी सोच लेके चल रहा है। अगर वो मुख्यमंत्री है तो उसे तो कहीं ना कहीं जब बुलाएंगे प्रोग्राम में तो जाना ही है। प्रोग्राम में वो गया तो पता नहीं क्यों विपक्ष को कुछ मिला नहीं तो हल्ला हो गया। हरीश रावत जी भी तो गए थे, हरीश रावत जी बद्रीनाथ का लेके गए थे। हम तो कहीं नहीं बोलते हैं कि कोई इसको हल्ला करे, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि करे राजनीति, पुतले फूकें, अपना चढ़ जाए कहीं टंकी में। अब किसी का ये तो भ्रष्ट बुद्धि है ना, कोई टंकी में चढ़ रहा है, कोई कह रहा है वो क्या बुद्धि शुद्धि पे हवन करूंगा, कोई कह रहा है मैं हड़ताल करूंगा। करो हड़ताल, लेकिन अच्छी चीजों के लिए करो। केदारनाथ धाम पे उन चीजों के लिए कर रहे हो जो कि 4 धाम का सबसे बड़ा फलक्रम है, और जहां से हमारी सारी व्यवस्थाएं, सारे भावनाएं, सारे दुनिया का जो आकर्षण है वो यहाँ पे आता है। मेरे को लगता है कि कहीं थोड़ा दुख की बात है ये। आर्मी में आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन अब आप राजनीति के मैदान में हैं और केदारनाथ में उपचुनाव चल रहा है। भाजपा से प्रबल दावेदार आप माने जा रहे हैं, क्या लग रहा है पार्टी भरोसा जताएगी? देखो क्या है कि हम जब NIM में थे और जब केदारनाथ में आए तो कोई 4-5 साल NIM ने यहाँ पे काम करा है। उसके बाद एक यूथ फाउंडेशन हमने संस्था वो खड़ी करी, उससे बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी में तो निकले, फौज में तो निकले, ऐसे ही बहुत सारे लोगों का हमने इलाज भी कराया। और इलाज कैसे कराया? किसी की किडनी दोनों की दोनों फेल हो रखी हैं, उनका बॉम्बे में ट्रीटमेंट 20-20 लाख खर्च हुआ उन पे। किसी का हार्ट में छेद है, वो 6-6 महीने उनका इलाज हुआ, उसके बाद वो खत्म हो गए, लेकिन वो इलाज पूरे भावना के साथ में हुआ। कहीं विचार नहीं था कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और इस केदारनाथ विधानसभा से अभी 1 महीने पहले हमने वो लोगों के डेटा निकालने शुरू करे। 5600 ऐसे लोग हैं जिनमें 971 हैं जो इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं आज फौज में यूथ फाउंडेशन कैंप से। 1800 ऐसे हैं जो ट्रेनिंग कर चुके हैं और अलग अलग नौकरियों में हैं, कहीं दिल्ली में अच्छे किसी उसमें है। ऐसी लड़कियां हैं, 138 लड़कियां हैं केदारनाथ विधानसभा से जिन्होंने इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग करी है, जो उत्तराखंड पुलिस में है, जो कि इसमें ITBP में चली गई, BSF में चली गई। ऐसे ही मेडिकल जो केसेज हैं, 91 केसेज हैं जिनको कि आप बोलोगे उम्मीद ही नहीं थी ठीक होने की, और उनको ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राम मनोहर लोहिया, ये अपना लेडी हार्डिंग्स, कलावती हॉस्पिटल, इनमें उनका ट्रीटमेंट चला है। ऐसे ही पता नहीं कितनों के घर बने हैं। शुरू में एक आदमी को लेबर लगाया केदारनाथ में, उसके बाद में उसको थोड़ा सा स्किल बढ़ाई उसकी, उसे JCB सिखाई, फिर लोन दिया, JCB वो चला रहा है अपनी JCB। कोई मैं अभी 4-5 दिन पहले मेरे को बुलाया टैक्सी वालों ने सोनप्रयाग में कि सर 2 मिनट चाय पीने आओ। 91 लोग गौरी कुंड से लेकर के गुप्तकाशी के बीच में जो टैक्सियां चल रही हैं 450-500, उनमें 91 लड़के ऐसे हैं जो केदारनाथ में काम कर चुके हैं, लोन लेकर के केदारनाथ से सीख करके, और आज अपने अपने व्यवसाय कर रहे हैं। तो ऐसे 5600 हमारे डायरेक्ट जिसको बोलते हैं लाभार्थी, जिनका कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी फौज छोड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, उस विचार से कभी उनको करा था। आज मेरे को लगता है ये केदारनाथ घाटी तो ऐसी है जहाँ से कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं एक लड़के को इसको लेके घूम रहा हूँ, ये पीछे ना, इसका नाम है अभिषेक, सॉरी इसका नाम है अरविंद, यह है गोंडार का। मेरे को इसमें कुछ खासियत दिखी। इसने क्या करा था, एक पत्थर है, गांव में घुसो इनके, गोंडार आखिरी गांव है, जब ऊपर जाते हैं मधमहेश्वर घाटी में 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं रांची से, उसके बाद
पत्थर पे कहीं दिखा, बड़ा अजीब सा लिखा हुआ। तो उसमें क्या लिखा हुआ था? अरे ओ सांबा, ये यहाँ पे जो कचरा फेंकते हैं इनसे कितना वसूली करी जाए। उसके नीचे लिखा था पूरे 50,000। वो इसने लिखा, और क्या था कि यहाँ पे कचरा मत फेंको। अब वैसे लिख दो पाप लगेगा कचरा फेंको, ये लगेगा कचरा फेंको, आदमी फिर भी फेंक देता है। अब अरे ओ सांबा डायलॉग सुन करके वहाँ तो कचरा क्या, वो तो साफ सुथरा स्थान हो गया है। ऐसे इसके साथ 20 लड़के हैं। इस एनर्जी को इकट्ठा करके कैसे आगे इस्तेमाल करना है कि मनसूना से लेकर के, या मैं बोलूँगा ओखीमठ से लेकर के मध महेश्वर तक सारे गांव, उस गांव में अलग अलग प्रकार की जो सोच है, तरतीब है, उन्हें इकट्ठा करके कैसे हम एक केदारनाथ के तर्ज पे, केदारनाथ में जो लोग जाते हैं उसके बाद मध महेश्वर में आए, उनके लिए एक रोजगार का मॉडल बना सकें। ऐसे वाली चीज़ें करने का हम यहाँ पे ही करने का प्रयास कर चुके हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तब हमें लगा कि शायद चुनाव ऐसी जगह है जहाँ से कि आप एक उस पावर में होते हो कि आप जो आज अपनी क्षमता से कर रहे हो उसे ना 50 गुना कर सकते हो। सरकारी इतने सारे स्कीम्स होती हैं, कामयाब नहीं दिखती, हम उसे कामयाब शेप दे करके दिखाएंगे। बस ये है कि दूसरी चीज, हम दूसरे काम में भी अच्छे हैं, जिसे बोलते हैं संगठनात्मक काम। भारतीय जनता पार्टी में है, पार्टी बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्यकर्ता को ट्रेन करती है। वो उसको बोलती है अच्छा आज आप अभी कुछ कागजी कार्रवाई वाले काम करो, वो देखती है कागजी कार्रवाई में ठीक नहीं है तो उसे ना बदली करके अच्छे दूसरे काम में लगा देती है, फील्ड के काम में लगा देती है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस दे करके वो तैयार करती है किस इंसान को, अपने कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी दी जाए। पार्टी हमको देख रही है, पार्टी हमको जानती है, जिस प्रकार की जिम्मेवारी देगी वो करेंगे, ये हमें पता है। संगठनात्मक कार्यवाही भी अच्छी कर सकते हैं और फील्ड वाली, इलेक्शन लड़ने वाली भी अच्छी कर सकते हैं। ये जरूर है, इलेक्शन वाली लड़ने से शायद हम चीज़ों को और ज़्यादा स्पीड से कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य की जो अवधारणा थी जिस पे ये राज्य बना था, उसमें जल जंगल जमीन का सबसे मूल सवाल था। अगर हम छोटे से रुद्रप्रयाग जिले की बात करें तो पर्यटन और धार्मिक पर्यटन दोनों में बहुत अच्छा रोजगार यहाँ हो सकता है। हमारी सरकारों का ध्यान केवल और केवल केदारनाथ पे रहा है। उसके आजू बाजू जितने भी मंदिर हैं, पर्यटक स्थल है, आज तक वो विकसित नहीं हुए, पर्यटन के मानचित्र पे नहीं आए। क्या रोजगार का मॉडल रहेगा इन तमाम चीज़ों को लेकर? देखो पहाड़, पहले तो यही जो है ना कि हमारे जो प्लानर जो होते हैं वो कोई मॉडल आगे फॉलो नहीं कर पाए। उनके पास तो मॉडल है, उस खाली मॉडल को फॉलो करना है, कोई दिमाग तो लगाना नहीं है, ना कोई रॉकेट का आविष्कार करना है। केदारनाथ का मॉडल है, बस उसी मॉडल को फॉलो करो ना, छोटे लेवल पे करो, अपने आप धीरे धीरे करके बढ़ेगा। हमारे पास जो सोच है या जिस चीज़ के लिए हम राजनीति में आना चाहते हैं वो तो यही है ना, जिसे बोलते हैं उत्तराखंड के सुलगते सवाल। उत्तराखंड के सुलगते सवाल क्या है? हमारा क्या बोलते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, पहाड़ से पलायन, ये जो भू कानून है, अपना चकबंदी, ये सारे के सारे ना ये बाद में आते हैं। पर पहले अगर ये 4 चीजें पूरी हो जाएं तो सब अपने आप कवर हो जाता है। तो मेरे को तो लगता है कि अगर रोजगार के मॉडल की बात करूं तो यूथ फाउंडेशन से बड़ा मॉडल क्या है जो कि अपनी क्षमता से हमने कर रखा है। अगर मेडिकल के मॉडल की बात करूं, बगैर किसी डॉक्टर हुए, बगैर किसी उसके, अगर हम ऐसा प्लान बना सकते हैं कि दिल्ली के सबसे बढ़िया हॉस्पिटलों में हम इलाज करा सकते हैं, तो यहाँ पे तो हॉस्पिटल हम तैयार कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं आया था यहाँ सतियारा खाल में। सतियारा खाल से थोड़ा सा पहले जब नीचे जाते हैं तो वहाँ पे दाहिने हाथ में एक वो है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, क्या है, बड़ी बड़ी जमीन है। उस जमीन में खाली 2 या 3 बिल्डिंग है और कोई काम नहीं हो रहा। अगर कोई बोलता है कि पहाड़ में जगह नहीं है तो यहाँ आ जाओ, जगह है, करने की इच्छा रखो, अपने आप चीजें हो जाती हैं। अगर कोई बोले एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए तो यहाँ पे तो मतलब काली मठ में तो अपने कालिदास जी ने ज्ञान ही वहीं से लिया है और हम बोल रहे हैं कि हमको ज्ञान लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो ये सारे मॉडल तो यहाँ पे कामयाब हैं। बस ये है कि थोड़ा दिशा, जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें इकट्ठा करके और युवाओं के ऊपर लगाओ। युवा अपने आप ही वो बंडल ऑफ एनर्जी है, अगर उसे सही इस्तेमाल करोगे तो अब्दुल कलाम बनेगा और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो दाऊद इब्राहिम बनेगा। केदारनाथ विधानसभा में एक बाहरी और भीतरी का सवाल होता है। आपको लोग कहते हैं कि वो बाहर से आ रहे हैं चुनाव लड़ना, तो इसमें क्या लगता है कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो कहीं पार्टी के अंदर भीतरी घात होने की संभावना है कि बाहरी भीतरी पर ये चर्चा चलेगी? अब ये 70 विधानसभाएं हैं राजनीति के तौर पे, हर कोई उत्तराखंडी है उसमें। हमें इस चीज़ में कोई जवाब नहीं देना है, ये तो जनता को सोचना है, ये लोगों को सोचना है कि हम कौन से देश के रहने वाले हैं।
हम कौन से मुल्क के रहने वाले हैं, कौन से केदारनाथ में हमने काम करे हैं, किस प्रकार की हमारी सोच होती है। आज हमें मतलब सही आपको बोलूं कि हम इस चीज में फंस जाएं अभी भी, मतलब हमारी राजनीति अभी भी उसी पे अटके रहे कि ये इस वाले का, ये इस वाले का, ये पता नहीं कौन सी जाति का है, ये उसका है। आज हमें ये देखना है कि आज हमारे बाद में जो हमारी अगली पीढ़ी है वो हमें कोसेगी कि तुम बैठे हुए और देखते रहे और उसके बाद में कुछ नहीं कर पाए, खाली ताली बजाते रहे और झंडे भोगते रहे पार्टियों के। क्या हम उस चीज पर चलेंगे? अगर उस पर चलने वाली बात है तो वो तो हम इंसान के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता तो नहीं चेंज कर सकते हैं। वो जो है उन्हें बोलने दो, सब हंसते हैं उनके पीठ के पीछे, बाकी वो तो जनता के ऊपर है अपनी। आखिरी सवाल है, लगातार आप केदारनाथ विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पांस मिल पा रहा है? और खासतौर पे पूर्व सैनिक बहुत सारे जुड़े हुए हैं आपसे, किस तरह से मिल पा रहा है फील्ड में जाकर? ये देखो, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं है। एक उम्मीद से भी देख रहे हैं। अभी हम काली मठ में गए थे, काली मठ मंदिर में, तो वहाँ के तो पशवा को जब देवता आता है तो उसने हमारे सर पे हाथ रख दिया, कहते हैं तू है भविष्य। अब किसी ने रिकॉर्डिंग भी करी उसकी हमारे उसमें। मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये देवता की भावना उसके अंदर आ रखी है और उससे वो हमें कुछ वो कर रहा है। तो और उसका लड़का हमारे कैंप से भर्ती हो रखा है, तो ऐसे तो कहीं ना कहीं भावनाएं तो बड़े अलग प्रकार से आ रही है। यहाँ पे कहीं से निकल रहा था मैं इधर कोटमा की तरफ से, तो उस महिला के पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो बाद में एक लड़का आया मेरे पास 2 दिन के बाद में, जामू में रुका हुआ हूँ, एक छोटा सा डब्बा है, इतने से डब्बे में मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा डब्बा, वो भी उसके अंदर ना मुश्किल से 250-250 ग्राम घी होगा, लेकिन आप उस घी को सूंघो और इस भावना से सूंघो कि उस महिला ने भेजा है जिसके लड़के का हमने इलाज कराया था और वो मर गया बाद में, लेकिन इलाज कराने का प्रयास करा था हमने, उसने उस भावना से भेजा है। तो वो घी तो पता है मतलब महान अमृत है, बिल्कुल, वो तो मिलना ही किसी के लिए मेरे को लगता है नामुमकिन है। मतलब केदारनाथ का जब पुनर्निर्माण का जिम्मा आपको सौंपा गया था तो उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी। आप जब सेवानिवृत्त हुए तो आपने ये नहीं सोचा कि कांग्रेस के साथ जाऊँ मैं? पहले तो आप में गए थे, लेकिन फिर भाजपा क्यों ज्वाइन की? देखो, राजनीतिक तो हमारी कहीं पे कोई ऐसी वो थी नहीं। आम आदमी पार्टी में हम गए थे, हमें कुछ लगा था कि ये पार्टी सही है, इसने दिल्ली में कुछ कामयाब मॉडल बनाए हैं एजुकेशन और हेल्थ के, लेकिन हम तो जिस दिन हमने ज्वाइन करी उसके 2 महीने के बाद में हमें समझ में आ गया था इनका तो मकसद दूसरा है। हमें चेहरा बना रखा है, कोई 4% वोटिंग यहाँ पे आ जाए तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, और जो यहाँ करने वाले थे हमारा तो उनसे बिल्कुल ही विश्वास वैसा हो गया कि ये तो गलत हो गया है। और फिर फौजी हैं, फौज में तो होता है, आप जब अटैक में भी जाते हो ना तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन 2 भी लेके चलना है। हो सकता है कि आप आगे नहीं पहुंच पाओ, लेकिन जाना तो है। तो हमें तो ये दिख गया कि ये एरर हो गई है, तो कदम पीछे करो। 4 दिन हम दुखी रहे, पर उसके बाद में ऐसा थोड़ी है कि दुखी रहेंगे, फिर हम शुरू हो गए उसी चीज पे जिसे हम चाहेंगे कि हम अपनी उम्र में जितना ज्यादा इस समाज के लिए कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमको पहले भी कहीं दिखता था, लेकिन हमें बड़ी क्लियर दिखती है। इंडियन आर्मी और भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन का तरीका, काम करने का तरीका, और जो ओवरऑल राष्ट्र निर्माण और कैरेक्टर बिल्डिंग एक इंडिविजुअल की होती है, वो तो एक तरतीब एक जैसी मिलती है। कहीं पे इंडियन आर्मी में भी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी त्रुटियां हो जाती हैं, उस पर तो खैर क्या कमेंट करना है। लोगों को क्या अपील करेंगे इस उपचुनाव के लिए? उपचुनाव के लिए मेरी लोगों को ये अपील है कि शैला रानी रावत जी, हम उनको मौसी बोलते थे, और शैला रानी रावत जी जो हैं उनका जो सगा भतीजा है ब्रिगेडियर राजीव रावत, पैरा कमांडो, 21 पैरा उसने कमांड करी, अभी छोड़ दिया अपनी इच्छा से, नहीं तो वो मेजर जनरल और चीफ बनता। वो मेरा खास दोस्त है, और वो मौसी जी के जाने का ना उतना ही दुख मेरे को है जितना कि ऐश्वर्या को है। मैं ऐश्वर्या को भी एक अच्छा पढ़ी लिखी एक लड़की मानता हूँ। अगर कोई आज मेरी बात सुन रहा है तो मेरा पेज खोले, हम भी कभी कभी कमेंट लिखते हैं, हमारा पेज से देखे 9 जुलाई को जब शैला रानी जी की डेथ हुई तो मैंने किस भावना से शैला रानी जी के लिए कमेंट लिखा है। आज राजनीति में अगर आ रहा हूं तो मैं, ऐसा नहीं है कि शैला रानी जी के ही चीज़ों के अगेंस्ट, मैं उन्हीं की भावना को लेकर के आगे चलना चाहता हूं। खाली यह है कि आज मेरे पास एक टीम है, और वो टीम ऐसी है जो कमिटेड होकर के इस बचे हुए 2 साल में उन सब चीज़ों को ऐसा करके दिखाएगी कि लोगों के अंदर भरोसा बढ़ेगा। उस भावना के साथ मैं जनता से अपील करता हूं, अपने युवाओं के बारे में सोचो, अपने जो उत्तराखंड है इसके भविष्य के बारे में सोचो। आप सब समझदार हैं, उसके बाद में आप फैसला लीजिए, और जो आपको लगता है उसको अच्छे तरीके से चुनाव में लेकर के चलिए। भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह प्रयास कर रही है, और उनके जो प्रयास है ना
वो इस प्रकार के हैं कि कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में आज इंडिया का नाम एक अलग तरीके से होना शुरू हो गया है। कभी इंडिया जो सोने की चिड़िया थी, आज दोबारा से सोने की चिड़िया दिख रही है। चाइना डरना शुरू हो गया है। पाकिस्तान तो बर्बाद हो चुका है। आतंकवाद जो लंगड़ा था वो महालंगड़ा हो गया है। हमें उत्तराखंड की एनर्जी को इस्तेमाल करके और राष्ट्र निर्माण में हर किसी के तरीके से इकट्ठा करके और आगे लेके चलना है। प्रणाम, जय हिंद। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कर्नल अजय कोठियाल जी, और लगातार केदारनाथ विधानसभा में वो भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि उपचुनाव चल रहे हैं और केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी से वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब भविष्य की गर्व में है कि पार्टी किस पर भरोसा जताती है। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।